धारा 12 तक पढ़ चुके थे और आज हम धारा 13 से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो हमारी। तो धारा 13 में बोल देखिए, इस वीडियो में मैंने केवल इम्पोर्टेंट लिए हैं, ठीक है। ये 1956 का है। फिर हमें ये भी देखना है कि जो 2006 है उसमें क्या आया हुआ है। 2006 वाला भी देखेंगे, क्या क्या नए नए एडिशन किए गए हैं। तो पहले हम इसे समझते हैं। तो धारा 13 में बोला गया है विशेष पुलिस अधिकारी और सलाहकार निकाय। जैसा कि मैं आपसे हमेशा बोलती आई हूँ, आप हेडिंग को याद रखिए और अंदर वाले को केवल समझिए, क्योंकि आप इतना सब याद नहीं रख सकते, केवल हेडिंग याद रख पाएंगे। और इसमें भी अनेक उपधाराएं होती हैं, जैसे ये वाली एक उपधारा है। तो जो इम्पोर्टेंट है केवल मैंने वही लिखी है। इम्पोर्टेंट क्या, जो आपको सही लग रही है मुझे कि हाँ ये सही है, बताने योग्य है। और भी उपधाराएं हैं, कुछ होती हैं, तो उन्हें कुछ को छोड़ दिया है मैंने, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं लग रही इतनी। तो हम वही पढ़ेंगे जो केवल रेलिवेंट है, और इसमें से हमारा पेपर फंसना भी चाहिए और कोई क्वेश्चन बाहर नहीं छूटना चाहिए, मेरी यही आशा है आपसे। और आप पे पढ़ने के लिए वैसे भी बहुत सारा सिलेबस होगा, तो जल्दी से जल्दी स्टार्ट करेंगे हम। तो देखिए, धारा 13 में बोला गया है विशेष पुलिस अधिकारी और सलाहकार निकाय। यानी जैसे कि हर नियम में, हर अधिनियम में हम समझ के आए हैं कि उनमें कोई एक विशेष पुलिस अधिकारी होती है। तो कहीं कौन करती है, ये जो विशेष पुलिस अधिकारी होती है, कहीं उनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्य सरकार करती है, तो कहीं केंद्र सरकार करती है। और यहाँ पर इनके लिए क्या है, सलाहकार भी है। अच्छा, अब इसमें देखते हैं क्या बोला गया है। राज्य सरकार द्वारा, आज ये थोड़ा हैंग हो रहा है लैपटॉप, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन एक विशेष पुलिस अधिकारी कार्रवाई करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में नियुक्त किया गया है। यानी देखिए, इसमें कौन नियुक्त करेगा विशेष पुलिस अधिकारी, इसमें जो विशेष पुलिस अधिकारी है वो कौन नियुक्त करेगा, वो राज्य सरकार कर रही है। कौन कर रही है, राज्य सरकार कर रही है। हाइलाइटर ले लेते हैं, ठीक है। तो राज्य सरकार जो है वो इसमें क्या करेगी, विशेष पुलिस अधिकारी को नियुक्त करेगी, ठीक। ये बात ध्यान रखनी है इसमें कि भाई इस वाले नियम में कौन विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त करेगा, तो ये राज्य सरकार कर रही है। अब बढ़ते आगे क्यों, और धारा 13 में ये दिया गया है। अब धारा 14 में बोला गया है अपराध का संज्ञेय होना। अब इसका समझते हैं, धारा 14 में इसका क्या मतलब है, ठीक। तो देखिए, इसमें बोला गया है वारंट के बिना गिरफ्तारी केवल, देखिए जब भी पुलिस गिरफ्तार करने जाती है किसी भी दोषी को, तो उसके लिए क्या जरूरी होता है, उसके लिए जरूरी होता है वारंट। अब वारंट के बिना गिरफ्तारी केवल विशेष पुलिस अधिकारी के, अगर ज़्यादातर तो पुलिस तो बाकायदा वारंट दिखाकर ही किसी को गिरफ्तार कर पाएगी। आप भी मतलब कोई ऐसा केस हो जाता है तो सबसे पहले क्या मांगी, वारंट मांगी कि कहाँ वारंट जो आप गिरफ्तार कर रहे हैं। तो लेकिन विशेष पुलिस अधिकारी, इस केस में क्या होगा, जो विशेष पुलिस अधिकारी है वो क्या है, वो बिना वारंट के क्या कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है। तो यही बोला गया है विशेष पुलिस अधिकारी द्वारा उसके निर्देशन या मार्गदर्शन या उसके पूर्व अनुमोदन के अधीन की जाएगी। वारंट के बिना किसके द्वारा की जाएगी, विशेष पुलिस अधिकारी के द्वारा। अब इसमें बोला गया जब विशेष पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में अधीनस्थ यानी उसके अधीन काम करने वाले, अधीनस्थ यानी उसके अधीन काम करने वाले, अधीनस्थ यानी उसके अधीन काम करने वाले जो अधिकारी होंगे वो बिना वारंट के कैसे कर सकते हैं। तो उनके लिए कुछ प्रावधान दिया गया है, वही इसमें समझिए। जब विशेष पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में अधीनस्थ बिना वारंट के बिना गिरफ्तार करे उस अधीनस्थ अधिकारी को एक लिखित आदेश देगा। देखिए, जो अधीनस्थ अधिकारी होगा वो क्या करेगा, बिना वारंट के कैसे गिरफ्तार करेगा, यहाँ बिना नहीं आएगा, ठीक है, इसे हटा दीजिएगा, बिना, ये गलत हो गया, यहाँ पे ये नहीं आएगा, रेड पेन से कर देते हैं। आज ये थोड़ा लैपटॉप हैंग हो रहा है तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी आज, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट करिए आज। तो इसमें बोला गया है अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार करे तो उस अधीनस्थ अधिकारी को एक लिखित आदेश देगा
जिसमें वह व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया जाना है, देखिए ये मैं सीधे इसमें बता देती हूँ, इसे आप खुद पढ़ लेना। देखिए इसमें ये बोला गया है जो विशेष अधिकारी है अगर ये अनुपस्थित होगा पुलिस थाने में, तो जो उसके अधीनस्थ अधिकारी हैं वो कैसे गिरफ्तार करेंगे, वो भी बिना वारंट के। उसे जो दोषी है उसको गिरफ्तार करना ज़रूरी है, तो भाई कैसे करेंगे, तो इसमें बोला गया है तो ये जो विशेष पुलिस अधिकारी है वो लिख करके देगा, आपको लिखित में देगा कि जो अधीनस्थ अधिकारी है वो इसको गिरफ्तार करेगा, और ये भी बताएगा कि किस दोष में करेगा और क्या कारण है। ठीक है, तो इसमें ये बोला गया है जिसमें वह व्यक्ति गिरफ्तार किया जाना है, वह अपराध जिसके लिए गिरफ्तारी की जा रही है, बोला है कि वो क्या अपराध किया है उसने जिसके लिए वो। और देखिए इस अधिनियम में क्या अपराध है, इस अधिनियम में तो जो ट्रैफिक है, ह्यूमन ट्रैफिक, तो वही अपराध है इसमें। तो इसमें यही बोला गया है कि वह अपराध जिसके लिए गिरफ्तारी की जा रही है विनिर्दिष्टित होगा, यानी विनिर्दिष्ट यानी दिखाया गया होगा, और पश्चात विनिर्दिष्ट होगा और पश्चात कथित अधिकारी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पूर्व से आदेश के सार से अवगत कराएगा। यानी अब ये जो अधीनस्थ अधिकारी है, अधीनस्थ जो भी है, ये जाएगा लिखित रूप से, तो जिसको गिरफ्तार करने जा रहा है उसको बताएगा, ठीक है, पूर्व से आदेश के अवगत भी कराएगा और उसे दिखाएगा भी कि देखिए ये लिखित है हमारे पास और आपको इसके तहत क्या गिरफ्तार किया जा रहा है। ये किसमें, अपराधों का संज्ञा होना, ठीक है, ध्यान रखना है आपको इसमें। और देखिए ये शब्द थोड़ा जटिल है तो कैसे याद रखेंगे, तो इसके लिए आपको अंदर वाला मटेरियल याद रखना पड़ेगा। अब बढ़ते आगे की ओर। अब धारा 15 में बोला गया है वारंट के बिना तलाशी। बिना वारंट के देखिए आप तलाशी भी तभी ले सकते हैं जब आपके पास वारंट होगा, तो बिना वारंट की तलाशी कौन लेगा, विशेष पुलिस ही लेगी भाई। तो इसमें यही बताया गया है तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, ये जो जटिल जटिल शब्द हैं इन्हें याद करने की कोई जरूरत नहीं, बस आप समझिए इसको। किसी बात के होते हुए भी जब कभी यथास्थिति विशेष पुलिस अधिकारी या कौन सी है, या दुर्व्यापार पुलिस अधिकारी, ये व्यापारी हो रहा है तो दुर्व्यापार पुलिस अधिकारी होगी या फिर विशेष पुलिस अधिकारी होगी, जिसका गठन कौन कर रही है, राज्य सरकार कर रही है, विशेष पुलिस अधिकारी का, ठीक है, के पास यह विश्वास करने की युक्त आधार हो कि इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किसी परिसर में रहने वाला किसी व्यक्ति के संबंध में किया गया है या किया जा रहा है। यानी जो पुलिस है, विशेष पुलिस, उसको ये पता हो कि भाई ये जो अधिनियम बनाया है इस अधिनियम के तहत ये अपराध हो रहा है यहाँ पर व्यक्ति के साथ, या हो चुका है या अब भी चल रहा है अपराध, तो उस स्थिति में ये विशेष पुलिस क्या करेगी, उस परिसर की वारंट के तलाशी असमयक विलंब के बिना नहीं की जा सकती है। वैसे तो क्योंकि अब देखिए अब वारंट का आप वेट करेंगे जब तक, तो क्या वो सबूत वगैरह जो भी हैं वो सब मिटा दिए जाएंगे, तो ऐसे एक असमयक समय के लिए क्या हम वेट तो नहीं कर सकते। अब वेट नहीं कर सकते तो क्या होगा भाई, सीधे इसीलिए क्या है जो विशेष पुलिस अधिकारी है उनको ये क्या दिया गया है, ये अधिकार दिया गया है कि आप बिना वारंट के भी क्या प्रवेश कर सकेंगे और तलाशी ले सकेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अब देखिए नेक्स्ट में बोला गया है कि उपधारा 1 के अधीन, ये हमारी जो अभी हम पढ़कर आए हैं धारा 15 उसी की उपधारा है, ठीक है। उपधारा 1 के अधीन तलाशी करने से पूर्व, देखिए जब तलाशी करेंगे तो उससे पूर्व हमें क्या क्या पुलिस को, जो विशेष पुलिस अधिकारी को, उसको क्या क्या ध्यान रखना है ये बताया गया इसमें। यथास्थिति विशेष पुलिस अधिकारी या दुर्व्यापार पुलिस अधिकारी उस परिक्षेत्र के जिसमें तलाशी किए जाने वाला स्थान स्थित है। यानी मान लीजिए किसी स्थान है, कोई स्थान है और जहाँ पर ये क्या होने वाली है, तलाशी होने वाली है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में 2 या अधिक प्रतिष्ठित निवासियों से, जिसमें कम से कम, देखिए जो भी कॉलोनी है, जब आप किसी कॉलोनी में जाएंगे और वहाँ पर कम से कम आपको प्रतिष्ठित निवासियों 2 या 2 से अधिक आपको प्रतिष्ठित निवासी, यानी एक तरीके से जो सभ्य हों, जिनका काफ़ी उस कॉलोनी में नाम हो, जो काफ़ी सभ्य हों, सब लोग उन्हें सभ्य मानते हो, तो उन्हें लेकर
जिनमें से कम एक स्त्री होनी चाहिए। मान लीजिए आप किसी पुरुष को लेके जाते हैं 2 या 3, उनमें से कम एक तो स्त्री होनी ही चाहिए। हाजिर होने और तलाशी को साक्षित करने के लिए कहेंगे। आप उनकी उपस्थिति में तब जाकर उनके घर पे क्या करेंगे, तलाशी करेंगे। उनको या उनमें से किसी को वैसा करने के लिए लिखित आदेश दे सकेगा और आप उसे लिखित आदेश देंगे, ठीक है, ऐसा करने के लिए। अब नेक्स्ट धारा जो 16 है उसमें बोला गया व्यक्ति को छुड़ाना। अब नेक्स्ट में बोला गया जहां पुलिस से प्राप्त सूचना या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त सूचना के आधार पर अथवा अन्यथा किसी मजिस्ट्रेट के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति किसी वेश्यागृह में रह रहा है, यानी अगर ये भी पता पड़ गया कि कोई व्यक्ति अगर किसी वेश्यागृह में रह रहा है तो ये भी क्या अपराध है, या वेश्यावृत्ति कर रहा है वो, अथवा उससे वेश्यावृत्ति करवाई जा रही है, तो वह ऐसे पुलिस अधिकारी को उपनिरीक्षक की पंक्ति से नीचे का ना हो। यानी ये बोला गया उपनिरीक्षक की पंक्ति यानी उपनिरीक्षक जो है उसकी पोस्ट से नीचे का ना हो। आप उसे ये काम सौंपेंगे कि वह वेश्यागृह में प्रवेश करे और ऐसे व्यक्ति को वहाँ से हटाए और उसे उसके समक्ष पेश करे। किसके समक्ष? अपने समक्ष, ठीक है, उसके समक्ष पेश करे। ये सब बोला गया है। यानी व्यक्ति को छुड़ाना एक तरीके से यही बोला गया है धारा 6 में। कोई छुड़ाने का मतलब ये है इसमें कि कोई व्यक्ति मान लीजिए ऐसी जगह पर रह रहा है तो उसको छुड़ाने की बात कर रहा है। जो व्यक्ति रह रहा है, क्या पता उसे कोई फंसा लिया गया हो, उस जगह पर रख दिया गया हो, और या फिर कोई आप जानकर रह रहा हो या करवा रहा हो उससे, तो उस स्थिति में व्यक्ति को छुड़ाना, यहाँ पे इसका मतलब ये लगाया गया है धारा 16 में। अच्छा, इसका ही धारा 16 का नेक्स्ट है पुलिस अधिकारी व्यक्ति को हटाने के पश्चात उसे तुरंत उस मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगा जिसने आदेश दिया था। बोला गया था कि उसके समक्ष पेश करे, तो किसके समक्ष पेश करेगा? मजिस्ट्रेट के, उसने आदेश दिया है तो मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारा 18 धारा 18 वेश्यागृह को बंद करना, परिसरों से अपराधियों की बेदखली। अब देखिए इसमें बोला गया कोई मजिस्ट्रेट पुलिस से या अन्यथा यह इत्तला मिलने पर कि धारा 7 की उपधारा 1 में निर्दिष्टित किसी सार्वजनिक स्थान पर, हम पढ़ के आए धारा 7 में कि कोई सार्वजनिक स्थान पर ऐसी कोई दो सार्वजनिक स्थान से हमने पढ़ा था ना कि सार्वजनिक स्थान से 200 मीटर की दूरी के आसपास ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो यही बोला गया है। तो बोला गया सार्वजनिक स्थान से 200 मीटर की दूरी के अंदर किसी घर, कमरे, स्थान या उसके किसी प्रभाग को किसी व्यक्ति द्वारा वेश्यागृह के रूप में चलाया जा रहा है। इसमें बोला गया है कि सार्वजनिक जगह पर आप चला रहे हैं, ठीक है, 200 मीटर के अंदर दूरी पर है, तो क्या होगा? तो ऐसे घर, कमरे, स्थान ये जो भी हैं, भूस्वामी के अभिकर्ता को घर, ये सभी आप स्वयं से पढ़ लेना। भार साधक व्यक्ति को सूचना दे सकेगा। यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। भूस्वामी के अभिकर्ता को या ऐसे घर, कमरे, स्थान या प्रभाग के पट्टेदार, अधिभोगी या किसी अन्य भार साधक व्यक्ति को सूचना दे सकेगा कि वह सूचना की प्राप्ति कैसे दिन के अंदर करण दर्शित करे, कुर्क क्यों न दिया जाए। यदि संबंधित व्यक्ति को सुनने के पश्चात मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है तो उसे घर, कमरे, स्थानीय प्रभाव का प्रयोग कैसे घर जाने के लिए किया जा रहा है मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाएगा। देखिए जो भी ऐसी स्थान पर कार्यक्रम हो रहा है, जो भी ये कलाप हो रहे हैं, तो क्या करेंगे आप? तो मजिस्ट्रेट के सामने उनको लेकर आएंगे, जो भी घर, जिस भी घर में ये कार्य हो रहा है, ठीक है। और देखिए मजिस्ट्रेट और ये जो जहाँ ये चल रहा है उसके बीच में कुछ समझौता हो जाता है, यानी मजिस्ट्रेट बोल देता है कि भाई आप यहाँ नहीं कर सकते 200 मीटर में, वो मान जाते हैं तो भाई सही है, ठीक है, यही बोला गया उसमें। अब धारा 19 जो है उसमें बोला गया संरक्षा गृह में रखे जाने या न्यायालय द्वारा देख रेख और संरक्षण प्रदान करने के लिए आवेदन। देखिए अब ऐसे व्यक्ति जो इन चंगुलों में फंस चुके थे वेश्यावृत्ति में, अब आप उनके लिए संरक्षक गृह यानी उनके भरण पोषण के लिए एक संरक्षक गृह, संरक्षक का मतलब क्या होता है? एक सुरक्षित एक तरीके से, तो आप इस तरह के न्यायालय द्वारा देख रेख बनवा सकते हैं। न्यायालय क्या करेगा? आदेश देगा और इस तरह के संरक्षक गृह बनाएगा। तो ये आगे इसमें लिखा है कोई व्यक्ति जो वैश्या व्यक्ति होगा ये, ठीक है, इसे करेक्ट कर लेना आप। ये क्या है? ये व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति होगा जो वेश्यावृत्ति कर रहा है या जिससे
वैश्यावृत्ति करवाई जा रही है उस मजिस्ट्रेट को जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर वह वैश्यावृत्ति कर रही है। यानी वो मजिस्ट्रेट, मान लीजिए कोई जिला है और मजिस्ट्रेट है उस जिला का जो मजिस्ट्रेट है उसके ज़िले में ये सब कार्य हो रहे हैं, तो क्या होगा, उससे वैश्यावृत्ति करवाई जा रही है, इस आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा। यानी वो जो व्यक्ति जिससे ये सब कार्य कराए जा रहे हैं वो आवेदन कर सकता है उस मजिस्ट्रेट के यहाँ पर, क्या कर सकता है कि उसे संरक्षक गृह में रख दिया जाए। वो एक संरक्षक गृह चाहता है और उसे रख दिया जाए। उसके पास कोई रहने का स्थान तो होता नहीं है, मान लीजिए क्योंकि घर वाले भी एक्सेप्ट नहीं करते, कोई भी नहीं एक्सेप्ट करता, तो क्या है उसे एक संरक्षक गृह का इंतज़ाम करवाएगी। ये न्यायालय ने बोला हुआ है इसमें भी नियम में। और न्यायालय द्वारा उसकी देखरेख और उसका संरक्षण उपधारा 3 में विनिर्देशित प्रीति से किया जाएगा। उपधारा जो 3 है उससे किया जाएगा उसका क्या, देखरेख। तो देखिए आज की वीडियो में इतना ही है और ये समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो नहीं अभी समाप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट हमारा 20 है, वैश्या का किसी स्थान से हटाया जाना। कब आप किसी वैश्या को एक स्थान से हटाएंगे, तो इसमें बोला गया है कोई मजिस्ट्रेट या इत्तला मिलने पर कि उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर किसी स्थान में रहने वाला या प्राय जाने वाला कोई व्यक्ति वैश्या है, यानी उस मजिस्ट्रेट की सीमा के अंदर कोई रह रहा है, प्राप्त इत्तला का सार अभिलिखित कर सकेगा और ऐसे व्यक्ति को उससे यह अपेक्षा करते हुए सूचना दे सकेगा कि वह मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर हो। जो व्यक्ति होगा उसे वो सूचना देगा कि वो मजिस्ट्रेट के समक्ष क्या हो, हाजिर होना चाहिए वो व्यक्ति, और इसका कारण भी दर्शित करे, उससे अपने आप को उस स्थान से हटाने की अपेक्षा और उसे पुनः प्रवेश करने से प्रतिसिद्धि क्यों ना की जाए। देखिए उससे मजिस्ट्रेट इसमें क्या बोला है, मान लीजिए कोई सार्वजनिक कब हटाया जाएगा, सार्वजनिक जगह पर रह रहा हो या कोई ऐसी जगह पर रह रहा हो जहाँ पर रहना उचित ना हो, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा भाई, उसे बुलाएगा अपने मतलब अपने समक्ष हाजिर करने के लिए बोलेगा वो, और उसे बोला जाएगा कि भाई आप यहाँ से हटिए, और पुनः प्रवेश करने के लिए भी वो मना करेगा, प्रतिसिद्धि यानी मना किया जाना है। ठीक है, ये बोला गया इसमें। अब धारा 21 में बोला गया है संरक्षा गृह, जो हमने पीछे भी पढ़ के आए संरक्षा गृह, अब उसी के बारे में बताया गया है। इसमें बोला गया राज्य सरकार, ध्यान रखिए राज्य सरकार, ठीक है, और ये हमें दिया किसने, न्यायालय ने। ठीक है, न्यायालय ने अधिकार दिया है ये। तो राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन इतने संरक्षक रहे, और संरक्षक गृह होगा वो, है ना, रहे गृह होगा संरक्षक गृह, और इतनी सुधार संस्थाएं जितनी और ठीक समझी जाती हैं विवेक अनुसार स्थापित करे। यानी जो राज्य सरकार होगी वो क्या करेगी, अपने विवेक के अनुसार जितनी उचित हैं उतने संरक्षक गृह और क्या है, संस्थाएं, सुधार संस्थाएं स्थापित की जाएंगी। इसमें बोला गया धारा 21 का क्या, इसी का क्या है भाग है। इसमें बोला गया अभिलेखों का पेश किया जाना। प्रत्येक व्यक्ति या प्राधिकारी जो धारा 21 की उपधारा 3, इसी की धारा उपधारा 3 के अधीन कोई सुरक्षा गृह या सुधार संस्था यथास्थिति स्थापित करने या अनुरक्षित करने के लिए अनुज्ञप्त जब कभी न्यायालय द्वारा अपेक्षा की जाए, ऐसे गृह या संस्था द्वारा रखे गए अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों को ऐसे न्यायालय के समक्ष पेश करेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारा है 22 का क्या, इसमें बोला गया विशेष न्यायालय की स्थापना करने की शक्ति। इन जो ये जो केस हैं इस तरह के, वो उनके लिए आप विशेष न्यायालय की स्थापना कर सकते हैं। तो वही स्थिति बताई गई है। तो किन स्थितियों में आप इन लोगों के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना करेंगे, जैसे कि हम पीछे भी पढ़ते आए हैं भाई, पीछे भी इस तरह की स्थापनाएं हुई हैं और अधिनियमों में। तो बोला गया यदि राज्य सरकार समाधान हो जाती है, राज्य सरकार का समाधान हो जाता है कि किसी जिला या महानगर क्षेत्र में इस अधिनियम के अधीन अपराधों के शीघ्र विचारण का उपबंध करने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक है। मान लीजिए किसी जिले में ज़्यादा ही इस तरह की क्रियाएं होती हैं, तो राज्य सरकार क्या करेगी, उस जिले में क्या करेगी, इस तरह के न्यायालय क्या खुलवा देगी, विशेष न्यायालय, और मतलब उपबंध करेगी, और शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा। देखिए जो भी राज्य सरकार अपने जो भी नई संस्था या इस तरह के
बिल या कोई न्यायालय इस तरह लेके आएगी, भाई उन लोगों को अपना राजपत्र में बताना पड़ेगा। जैसे केंद्र सरकार भी लेकर आती है तो वो भी राजपत्र में लेकर आती है, अपने गजट्स में पास करवाते हैं। इसी तरह जो ये राज्य सरकार होगी ये भी विधानसभा में क्या करेगी, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और उच्च न्यायालय से परामर्श, हाई कोर्ट जो है उसे परामर्श करने के पश्चात ऐसे जिले या महानगर क्षेत्र में यथास्थिति प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेटों या महानगर मजिस्ट्रेटों से एक या अधिक न्यायालयों की स्थापना कर सकेगी। ठीक है ना। और सब ये नहीं किसे बताना पड़ेगा, राज्य पत्र में बताना पड़ेगा। और कौन करेगी, राज्य सरकार करेगी। जानना क्या है बस आपको इसमें इम्पोर्टेंट जो है वो केवल यही है, इम्पोर्टेंट केवल यह है कि 22 के क में विशेष न्यायालयों की स्थापना होगी और कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी, राजपत्र के द्वारा करेगी, बस और कुछ नहीं जानना है इसमें। और हाई कोर्ट का क्या लेगी, परामर्श लेगी। अब आइए 23 में है नियम बनाने की शक्ति। नियम बनाने की शक्ति किसके पास है, जैसे कि हम हर किसी नियम में ये पढ़ते आए। तो इसमें बोला गया है राज्य सरकार जो है इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कौन बना सकती है, राज्य सरकार बना सकती है। इसमें राज्य सरकार को पावर दी गई है। और किसके द्वारा बनाएगी, राजपत्र जो अपने उनके गैजेट्स हैं विधानसभा में जो ये पेश करेंगे। फिर राज्य सरकार कहाँ करती है, विधानसभा में करती है, तो ये लोग पेश करेंगे वहाँ पर। ठीक है। विशिष्ट और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित उपबंध कर सकेगी। कैसे हैं, किसी स्थान की सार्वजनिक स्थान के रूप में अधिसूचना, ऐसे व्यक्तियों को जिनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए धारा 17 के अधीन आदेश पारित है, अभिरक्षा, ठीक, उनका भरण पोषण के लिए। तो आज हमारी वीडियो में इतना ही है। 23 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और इसमें 25 से 26 हैं। जितने मुझे इम्पोर्टेंट लगे मैंने उतने करा दिए आप लोगों को। और बाद में मैं आपको एक इन सब के वो भी दे दूंगी माइंड मैप कि किस तरह आपको याद करने हैं। ये जो इतना सब PDF में केवल आप समझ लीजिए, ये आपको लिखना नहीं है। ठीक है, चाहे तो निकलवा सकते हैं, लेकिन जो आपको याद करना है वो मैं आपको लास्ट में दे दूंगी। कम से कम मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो अभी आप जल्दी मत करना, तो पहले हम अपनी कोर्स कंप्लीट करेंगे तब मैं आपको वो दे दूंगी माइंड मैप कि किस तरह आप याद करेंगे, क्योंकि इतनी सारे बड़े बड़े जो ये हैं इन्हें आप याद नहीं कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।